नमस्ते एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने कनेक्टेड हूं और मेरे साथ दो जो जेआरएफ क्लियर एस्पायरेंट हैं वो आपके साथ हैं, तुषार जी और आईवी जी। तुषार एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें जॉब भी करते हैं, वर्किंग है, और आईवी फुली प्रिपेयर करती हैं। इस वो जेआरएफ और नेट स्पेसिफिक होकर इस बार प्रिपेयर कर रही थी। तो आप लोगों से मैं इन लोगों का साक्षात्कार कराता हूं और आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ये सुनेंगे कि हाँ, इन लोगों ने किस तरीके से अपनी जर्नी जो है इसको एक्सप्लोर किया और उस जर्नी को एक मुकाम तक कैसे पहुंचाया। तो वेलकम तुषार जी और आईवी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो चलिए, मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि इस पर्टिकुलर जो ऑल इंडिया एग्जाम है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है ना, उसको सबसे पहले डिसाइड कब किया कि मुझे ये जेआरएफ करना है और नेट करना है और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, और उसमें फिर उस जो डिसीजन आपने ले लिया, एक समस्या जो आ गया आपके सामने कि हाँ मुझे यही करना है, तो उसको फिर आपने कैसे रीच किया कि क्या क्या कैसे मटेरियल वगैरह या फिर जो एजुकेटर है कैसे सर्च किया? तुषार जी। सर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था एमए मास कॉम 2019 में। सो उसके बाद एक जॉब थी, मैं मुंबई गया तो एक मतलब कॉर्पोरेट काइंड जॉब थी। पर सर मुझे ऐसा लगा कि वो जो मॉर्निंग टू नाइट शिफ्ट थी, इवनिंग का भी नाइट हो जाता था, तो मुझे तो मेरा प्रायर एम तभी बना था कि मुझे उससे रह ही चाहिए थी। बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे पढ़ना लिखना ये चीजें अच्छी लगती है, नई नई किताबें पढ़ना, नई नई चीजों के बारे में जानते रहना। फिर भी मुझे समझ नहीं आया तो मैंने बड़ी सारी नौकरियां बदली। अभी तक मैं ऑलमोस्ट, ये मेरी 4th जॉब है जो मैं अभी कर रहा हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years। तो इसके बीच में मैं सोचता रहता था कि मतलब बेशक नौकरी अच्छी मिल जाएगी जिसमें मुझे काम करने में भी मजा आ रहा है, बट मेरे समय की कीमत नहीं है। मैं उससे पूरा बाउंड हूँ। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं साथ साथ सीख भी सकूं। और थोड़ा सा मेरा जब मैंने एमए मास कॉम किया था जामिया से, तो उससे पहले भी मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था तो तब थोड़ा टीचिंग का भी बैकग्राउंड था, तो सही बच्चों को जो ये मास मीडिया के एग्जाम्स होते हैं जैसे आईएमसी हो गए या जामिया हो गया, जेवियर्स हो गया, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, विद्या ग्रुप ऑफ कोचिंग। उसमें मैं थोड़ी पॉकेट मनी के लिए या थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए थोड़ी क्लासेस फिर लेता भी था। आपको लगता था कि मैं हमेशा सीखता रहूं, क्रिएटिव माइंड रहूं, यंग सीखता रहूं, माइंड? एग्जैक्टली। मैं हमेशा सीखता रहूं, कोई नई चीजें जानता रहूं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जेआरएफ किया था थिएटर स्टडीज के अंदर। सो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से चीजें होती है, तो मुझे पता चला कि ठीक है, ये भी कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने 2020 में भी एक अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा स्कोर बहुत ही लो था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। देन आई स्कोर 54%। बट बट मेरे साथ ये था कि मैं साथ साथ जॉब कर रहा था। तो मेरे लिए कभी मैं कभी भी ये नहीं था कि डू और डाई, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, हमेशा से। बट था कि मुझे ये करना है। सो 2020 का अटेम्प्ट हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक और बार देते हैं। तो पिछली बार डिसाइड किया। तो सर जो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस, प्रॉब्लम्स में नहीं कहूंगा, जानकारियां नहीं है। एक पूरा स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से पता नहीं है चीजें कहाँ से आएगी। चलिए, इस पे आएंगे तो हम। अभी आईवी से पूछते हैं कि आईवी, आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया? और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप जो दोनों तुषार जी और आईवी को देख रहे हैं, आप दोनों लोगों ने जेआरएफ किया हुआ है इस अटेम्प्ट में 2021 में, और बहुत कलरफुल मार्क्स हैं। आप मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस तरीके से आप लोगों ने किया। आप अब देखिए तुषार जी का, है ना, 232 मार्क्स हैं। और मतलब मैं अभी पूरी तरीके से रैंक कैलकुलेट नहीं हुआ है, बाद में आप लोगों को मैं अपडेट भी करूंगा। शायद आपका ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो तुषार जी, अभी पूरी डेटा आई नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं जैसे ही आएगा मैं सभी लोगों को, अपने जो लिसनर हैं उनको भी बताऊंगा, आप सभी लोगों को। तो आप समझिए पेपर 1 में 84 मार्क्स यानी 42 क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पेपर 2 में 148 मार्क्स। आप समझिए इतने क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स हैं। फिर आईवी के मार्क्स मैं दिखा रहा हूँ। आईवी जी देखिए, आप इस तरीके से आपने जो है ना मार्क्स वो देख सकते हैं कि हाँ कितने मार्क्स आपके सामने हैं ना। तो अब ये बात है कि क्या आप ये सब नहीं कर सकते? मतलब जो लिसनर है क्या वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी। हाँ आईवी, तो आपने फिर कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी?
सर मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई 2018 में। एंड मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, मेरी डैड अभी रिटायर्ड है, उन्होंने रिटायर्ड किया एसोसिएट प्रोफेसर इस पोस्ट से। तो ये कॉलेज का पढ़ाना एंड ये प्रोफेसर बनना, ये मेरी छोटी सी, जब मैं बचपन पे थी तब से ही मेरी ड्रीम है कि मैं पढ़ाऊंगी, या फिर स्कूल में हो या फिर कॉलेज में। एंड आई एम सो मच फॉर्चुनेट, मेरी मास्टर्स खत्म होने से, मास्टर्स की मार्कशीट मैंने पाने से पहले ही मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया एज ए टीचर। मैंने 11-12 में मास कम्युनिकेशन ही पढ़ाती थी वहाँ। बट मैंने सर 2020 में वो जॉब लीव किया, क्योंकि मैंने 2018 में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने नेट देते रहती थी। जो तुषार ने कहा मेजर प्रॉब्लम जो फेस किया वो है स्ट्रक्चर पता नहीं था। एंड मैं रहती हूँ एक रिमोट एरिया में, कोलकाता से, मैं प्रॉपर कोलकाता से मैं नहीं हूँ, मैं बर्धमान से हूँ, 2 आवर्स डिस्टेंस है कोलकाता से। एंड यह नॉलेज गैप इज अ रियलिटी, नॉलेज गैप इज अ रियलिटी। तो मैंने जब देते रहती थी, मुझे ये दिमाग में था कि नेट क्रैक करना है क्योंकि मुझे प्रोफेसर बनना है, बट मुझे कोई आशा नहीं था, मैंने छोड़ ही दिया एक तरह से। एंड वो जो तुषार ने कहा, मेरा भी वही एम है कि प्रोफेसर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके साथ साथ मुझे भी कुछ सीखना है। मैंने जब इस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लिया ना सर, मेरी डैड इंग्लिश से है, तो मैंने भी इंग्लिश पे ही जाने, डैड की इच्छा था मैं इंग्लिश में ही जाऊंगी, बट मैंने कम्युनिकेशन इसीलिए लिया। तब तक मैंने एक बंगाली का रिप्यूटेड मैगजीन है, वहां पे मेरी राइटिंग पब्लिश हो चुकी है। वो अभी एबीसी रैंकिंग में 5th है वो मैगजीन, साप्ताहिक बर्तमान उसका नाम है। तो मेरी वो था कि मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ वैल्यूएबल ऐड करना। मास कम्युनिकेशन का मतलब जर्नलिज्म नहीं है, मुझे ये बात समझाना है कि जर्नलिज्म इज अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इज अ बिग फील्ड। वो बिग फील्ड मुझे एक्सप्लोर करना है एंड उस पर कुछ वैल्यू ऐड करना है। आपको पता है कि मेरी पीएचडी टॉपिक भी मैंने उस हिसाब से ही चुना है कि जैसे कुछ वैल्यू में ऐड करूंगी। बता दूं कि सिमियोटिक और कल्चरल एनालिसिस के ऊपर आईबी ने अपना रिसर्च टॉपिक चूज किया है, और इसी फील्ड में वो नोबेल के ऊपर रिसर्च करेंगी और उसका कैसा पोर्ट्रायल हुआ है इसी तरीके से। आपने कुछ ऐसा ही है? यस सर। तो मेरी वही मेरे दिमाग में थी, कुछ वैल्यू ऐड करना है, कुछ वैल्यू ऐड करना है, यही था। तो अब ये बताइए कि अब जब आपने ये गोल डिसाइड कर लिया, तो फिर आपने इस गोल को क्रैक करने के लिए, जो भी अब रास्ते में और समस्याएं आएंगी कि हाँ मैं पढ़ूंगा कहाँ से, पढ़ूंगी कहाँ से, और फिर उस जो एक है ना इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कौन कौन इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेंगे, स्टडी मटेरियल, एजुकेटर, वो फिर आपको किस तरीके से मिला और कैसे आपने उसको पाया? तुषार जी। सर जैसे मुझे लगता है कि पहला अटेम्प्ट सबको अपने मास्टर्स में दे लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मास्टर्स में एक बार आप एग्जाम जब अपीयर कर जाएंगे तो आपको बहुत सारा अनुभव हो जाता है कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का क्या है। क्योंकि वैसे सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बट जब हम एक बार लिख के आते हैं ना एग्जाम, तो ज्यादा बेटर होता है। अगर हम कितने भी मॉक कर ले वो उतना, तो जब मैंने पहला एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जहां से करा था एमए मास कॉम जामिया से करा था, तो हमारा मोर ऑफ फिल्म स्पेसिफिक था, फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो उस चीज में तो मेरे को लगता था कि मेरा लाइक प्रोफिशिएंसी थी कि डायरेक्टर्स के नाम, फिल्म मूवमेंट्स वगैरह वो सब। बट फिर तो ये समुंदर ही खुल गया था पूरा का पूरा कि इतनी सारी थ्योरीज पढ़नी है, मॉडल्स पढ़ना है, एडवर्टाइजिंग पढ़नी है, पीआर पढ़ना है, रिसर्च पढ़नी है, और मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी कहीं से भी नाम फेंके जाते हैं कि लाइक इस मॉडल का ये बताइए कि इसमें क्या है। तो एक बार एक बंदा अटेम्प्ट दे लेता है तो उसको अच्छा आइडिया हो जाता है। फिर मैंने जो करा था कि मतलब मेरे को जो मेरी जो सीमित नॉलेज थी उसके अंदर जो किताबें हैं, जैसे केवल जय कुमार हो गया, मतलब उनसे पढ़ना शुरू किया, या पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व किया। अब वहां से कुछ नाम आया तो उसका पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरह से था। तो लाइक यूट्यूब वीडियोस देखी, फिर मतलब आपका रेफरेंस मिला अनअकैडमी का, तो वो काफी लाइक वो मुझे लगता है कि वो एक गेम चेंजर रहा, और अब से और भी बच्चों को काफी मदद होगी, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड है, पूरा एक तरह से एक पैटर्न है उसका पूरे कोर्स का। और पर वो तो लाइक वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि गेम चेंजर है। उसके अलावा जो लोग दूसरे कर सकते हैं वो है कि मतलब कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जो मेरा स्केड्यूल है कि मैं सुबह 4 से मतलब 4 बजे उठ जाता हूँ, और मतलब 4:30 से जितना भी मेरे पास समय होता था 7:30 8 उसके ऊपर बजे आते हैं कि मैं क्या तब तक पढ़ता था। टाइम फ्रेम और कितना डिवोट करना चाहिए। आईबी से भी जान जी लेते हैं कि आपने इस जो प्रॉब्लम है फिर उसको कैसे टैकल किया। सर ऐसे जैसे मैंने कहा कि जब 2020 में पहले लॉकडाउन लगी थी तब मैंने अनअकैडमी एक्सप्लोर किया, क्योंकि उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने अपनी एंड से पढ़ रही थी, कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने अनअकैडमी एक्सप्लोर किया था, एंड ऑनेस्टली सर तब तक मुझे रिसर्च के बारे में भी पता नहीं था। व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज पायलट, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का डिफरेंस मुझे पता नहीं था। तब मैंने तलवीर सर के छोटा छोटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अभी भी है छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट्स करके, वो मैंने देखा है। उसके बाद तलवीर सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन किया। एंड उसके बाद मैंने पेपर 1 में तो प्रिपरेशन होती रहती थी। तब मैंने और काफी सारे बच्चों ने अनअकैडमी को मैसेज किया कि इस प्लेटफॉर्म में मास कम्युनिकेशन का भी टीचर होनी चाहिए। तब मिली मैम आई थी, एंड सितंबर वाला अटेम्प्ट मैंने दिया। मेरी 2% से रुक गई थी। क्वेश्चंस जिसके वजह से नहीं हुआ वो 2 था, एक मूड वाला, एक फिगर वाला और एक मैथ का। अदरवाइज मेरी नेट हो जाती थी। तो रिजल्ट आई December 1 शायद, and I was totally shattered. And Shoujadi was one of the student in Mili मैम्स बैच, शौजश्री नायक। उन्होंने एक दिन आपका एक वीडियो भेजी थी, मुझे आज भी है, वो सेमियोटिक्स का ही था। तो मैंने तब तक आपका कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास। एंड रिजल्ट आने के बाद December 2 में निशांत ने कॉल किया एंड बताया, आपका नंबर दिया। मैंने आपको कॉल किया, मुझे आज भी याद है कॉन्वर्सेशन। मैंने कहा सर मेरी नेट हो जाए इतना मुझे तैयार कर दीजिए। आपने कहा जेआरएफ नहीं चाहिए, नेट से ही खुश रहोगे। मैंने कहा सर नेट भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, जेआरएफ तो ड्रीम है। एंड उस जगह से आज मेरे पास जेआरएफ है, आई एम द जेआरएफ होल्डर। तो ये था मेरी जर्नी। एंड जो सर ने, आपने दोनों ने, आपने और तलवीर सर ने, मेरे और कुछ नहीं दिखा, टोटली डिवोटेड थी आप दोनों के, वर्ड पे वर्ड मैंने फॉलो किया। मेरी सक्सेस उसी ही सब पेपर 1 के लिए सर को और पेपर 2 के लिए आपने ऑब्वियसली मेरी तलवीर सर और सत्यम सर मेरी दोनों गुरु है, एंड मेरी सक्सेस उन दोनों की वजह से है। बिल्कुल सही बात है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ अनअकैडमी पे मैं फैसिलिटेट करने से पहले जूम पे मैंने, जब मेरा जेआरएफ हुआ था 2019 में, है ना, तो फिर मैंने जूम पे फैसिलिटेट करना स्टार्ट किया। मुझे अब जाहिर सी बात है अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाना उस समय शायद एक बिल्कुल जो न्यू इनिशिएटर के लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर ऐसे ही मतलब जैसे माउथ पब्लिसिटी होता है ना, तुषार जी और भी लोग जो सुनेंगे वह उसी तरीके से एक दूसरे को बताते रहे। निशांत वगैरह पहले बैच में, इस बार निशांत का भी जेआरएफ हुआ है, मैं उनका भी वीडियो लेके आऊंगा, है ना, उनका भी जेआरएफ हो गया है इस बार। तो सब लोग मेरे से कहते थे कि सर मुझे नेट करना है। मैंने नेट क्यों करना है, मैं जेआरएफ हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि उस समय तक ना जो पूरा फ्रेम्ड स्टडी था ना, वो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं पता होता था। तो हालांकि जर्नी तो काफी मेरी भी एज एजुकेटर काफी बहुत आसान तो नहीं रही, लेकिन हाँ वो बिल्कुल मैंने कोशिश करा कि फ्रेम करने के लिए, और बाकी मुझे लगता है कि रिजल्ट आप लोग हैं। हाँ तुषार जी, तो जो है आप कह रहे थे ना कि हमने किस तरीके से टाइम डिवोट किया, पेपर 2, पेपर 1, और किस तरीके से आपका शेड्यूल रहा, और आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट जो वर्किंग पर्सन है, जो जैसे कि आप वर्किंग है, तो कितना जो टाइम है वो डिवोट करना चाहिए इस जेआरएफ के लिए? सर मुझे मैं वर्किंग था, बट मैंने ना सितंबर अक्टूबर 20 के आसपास मतलब 2 महीने के लिए जॉब छोड़ दी थी, कि मुझे लगा था कि जब एग्जाम करीब आने वाला है तब पर पूरे टाइम फिर मैं जॉब कर रहा था। सो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान वर्किंग है तो ये जेआरएफ निकाल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जब मैं फुल टाइम में कर रहा था मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि बहुत मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ गई थी कि इसके बाद क्या होगा। मैंने एक तरह का गेम ही खेल दिया, सट्टा खेल दिया कि भाई अगर पेपर मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% श्योर था कि मेरा जेआरएफ हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि फुल टाइम डिवोट कर देते हैं, देख लेते हैं, बट उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कोई छुट्टियां नहीं ली थी। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि छुट्टी का स्कोप होता नहीं है उसके अंदर। सो जब मैं वर्किंग था तो मैं सुबह पढ़ता था 4:30 से 8 तक जो भी हो सकता है, और जॉब के बीच में भी ना आपको बहुत टाइम मिलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कोई भी ऐसी नौकरी मुझे लगती नहीं है कि ऐसी है कि आपको 8 के 8 घंटे काम ही करना है।
उसके बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं। अगर आप फाइंड करेंगे कि इस तरह की भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन में हैं या आप डेस्क जॉब कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से आप गैप्स निकाल सकते हैं और उसमें से भी आप अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये था कि मतलब मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिए रखी थी, जून जुलाई से शुरू कर दिया था। तो जो शाम का समय होता था, हमारी क्लास 7 से 8 या 8:30 तक जो होती थी, वो मैं रेगुलरली अटेंड करता था। तो मेरा एक होलिस्टिक रिलीजियसली वो शेड्यूल बन गया था कि मैं रोज के 6 7 8 घंटे दे रहा था, मतलब अपने समय से निकाल के। और आखिरी के दिनों में मैंने फुल टाइम देना शुरू कर दिया था, पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ अच्छी चीज ये थी कि मेरे मैथ्स बहुत अच्छा था बचपन से ही, क्योंकि मैंने वैसे बीकॉम ऑनर्स किया था अपने ग्रेजुएशन में। तो स्टैटिस्टिक कुछ एक ऐसी चीज थी जो मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, लाइक करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो ये जो डीआई है और जितना भी परसेंटेज ये है, तो मुझे इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई और इसमें मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे। तो और दूसरी चीज है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गैप ढूंढे जहाँ पे दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, वहां पे आप काम करेंगे तो आप ऑलरेडी एक कदम आगे हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि लोग मैथ्स और रिसर्च इन पे ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो मैंने इन दोनों पे ज्यादा टाइम दिया। क्योंकि अगर आप पेपर का कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो 25% पेपर 1 और पेपर 2 का और मैथ्स और रिसर्च ही है। 10 नंबर का तो आपका डीआई है और 10 नंबर का मैथ्स, 10 12 नंबर का मैथ्स आएगा। तो 10% तो मैथ्स ही हो गया, और एटलीस्ट 15% to 20% रिसर्च है अगर पेपर 1 और पेपर 2 को काउंट करें। तो जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे पेस्ट एनालिसिस हो गया या की वैल्यू जो भी थी, वो मुझे सब आता था, क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक भी अच्छा था और मेरा मैथ्स अच्छा था। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज थी कि मुझे मैथ्स करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और अब उसके बाद मैंने अपने की फोकस एरियाज ढूंढे जो मेरे को जैसे मेरा मास्टर्स था फिल्म स्टडीज से ज्यादा हैवी था, तो वो उसमें मेरी प्रोफिशिएंसी थी। फिर मैंने देखा कि मैं और किस किस चीज में नंबर गेन कर सकता हूँ, तो दूसरी चीज मैंने पकड़ी थी जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया लॉ, इन सबको मैंने करना स्टार्ट करा। तो आपको ना अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको दूसरों से आगे आना है। आपको ज्यादा मतलब 100% स्कोर नहीं करना है, आपको दूसरों से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग समझते नहीं है। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ लें कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका एडवर्टाइजिंग बहुत बहुत ज्यादा उसकी होल्ड है उसमें, और पीआर उसको बहुत अच्छी तरह समझ आता है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढिए और उसका वेटेज देखिए, उसका कितना वेटेज है। अब किसी को अगर सेमियोटिक एनालिसिस समझ नहीं आता, तो मेरा ऐसा मानना है वो छोड़ सकता है उसको, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। पर अगर वो उसके लिए 2 महीने लगा दे और चीजों को मतलब जाने दे, तो बहुत ही एक डेडली चीज हो सकती है उसके लिए। और बाकी मैं आईवीजी से जानना चाहूंगा उनकी स्ट्रेटेजी, फिर मैं कुछ ऐड कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी डे स्टार्ट होती है सुबह 3 बजे। आपको भी पता है सुबह 3 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी, एंड मेरी फर्स्ट काम रेगुलर थी रिवीजन। सुबह 3 बजे उठने के बाद मैं रिवीजन करती थी, जो मैं पहले लास्ट नाइट में जो किया उसका मैं रिवीजन लगाती हूँ। उसके बाद मैं मॉक देती थी। जैसे कि मैंने कहा, मेरी 2020 सितंबर में पेपर 1 में होल्ड थी, इसीलिए मैंने डे 1 से दिसंबर 2 से लेकर डे 1 से लेकर रेगुलरली मैंने मॉक लगाया पेपर 1 का। जैसे ने तुषार कहा कि जिस जिस यूनिट में होल्ड है उसको ब्रश अप कीजिए, एंड जिसको नहीं है उस पर टाइम डिवोट कीजिए। मेरी मानना है 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, वो गेम चेंजर है। अगर मैं उस पेपर को स्ट्रॉन्ग करूंगी तो ये बहुत वाइटल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पेपर 1 को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया, एंड मैंने रेगुलर रिविजन एंड मॉक लगाई थी रेगुलर। एंड उसी हिसाब से मेरी मैथ, डीआई, आरसी रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। एंड साथ साथ जो भी वो स्टैटिक पोर्शन है ना एनवायरमेंट का एंड हायर एजुकेशन का, वो भी मुझे 1 साल से दिमाग में बैठ गई थी कि ये कीवर्ड का आंसर यही होगा, ये कीवर्ड का आंसर यही होगा। एंड ये था मेरा पेपर 1 का सिंपलेस्ट मेथड कि प्रैक्टिस, रिविजन, मॉक, पीवाईक्यू। यही था मेरा पेपर 1 का सिंपलेस्ट मेथड। एंड मैंने टाइम अलॉट किया, इस हिसाब से मैंने ऑनेस्टली पेपर 1 को ज्यादा टाइम दिया। मैंने पेपर 2 से ज्यादा पेपर 1 को अगर दिया। उसको हम क्वांटिफाई कर पाए तो लगभग कितना दिया आपने? समझो 6 आवर्स मेरी टोटल डिवोटिंग टाइम था रेगुलर 1 साल के लिए 12 to 13 आवर्स। एंड उसका 7 to 8 आवर्स मैंने पेपर 1 को दिया। उसके साथ लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड थी, रिविजन भी थी, प्रैक्टिस भी थी, मॉक भी थी। एंड उसके बाद मैंने आपका जूम जब अटेंड किया तब पेपर 2 तो बिल्कुल 0 था। मैंने 0 से स्टार्ट किया, पेपर 2 0 से स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने जब तक दिसंबर जनवरी में जब तक मेरी पेपर 2 में होल्ड आई, तब तक मेरी पेपर 1 में अच्छा खासा कमेंट आ गई थी।
ओके कि ओके। पेपर 2 चल रही थी, पेपर 1 अच्छा हो गई थी। एंड आप आई कैन प्राउडली से कि मैंने जो भी मॉक अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म में लगाया था, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी लगाया, कभी भी 80 से बिलो 80 स्कोर नहीं किया मैंने। ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि जैसे तुषार ने कहा, हम लोगों का कंपटीशन ऑल इंडिया क्रीम मेरिट के साथ है। तो एग्जैक्टली अगर मैं ऑल इंडिया मॉक लगाती हूँ ना रेगुलर, मुझको पता है मेरी कंपटीटर क्या है, मेरी कंपटीटर का मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है सर ऑल इंडिया एग्जाम में, कि मेरी पोजीशन कहाँ है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये And नेशनल लेवल का एग्जाम है। तुषार जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना मतलब क्वांटिफिएबल मैनर में आप कितना टाइम पेपर 1 और पेपर 2 को डिवोट करते थे, तो उसमें फिर आपका क्या कहना है? फिर मैं लाइक ऑनेस्ट रहूंगा, मैं 7-8 घंटे ही पढ़ पाता था मतलब स्टार्टिंग में, और बाद में मैं मतलब जब मैंने छोड़ दिया था तब मैं 12 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं मैं 12 घंटे बैठ सकता हूँ, पर मैं मान लेता हूँ। तो लाइक मैं बराबर ही देता था। मुझे ना लगता था पेपर 1 पे ज्यादा फोकस, क्योंकि मैं डरता बहुत था पेपर 1 से। जैसे टीचिंग वगैरह, रिसर्च हो गई, और ये एनवायरमेंट और ये हायर एजुकेशन मुझे बहुत डरावने लगते थे। बट ऑफ नाउ लाइक मैंने इसमें 84 स्कोर करे हैं, 42 क्वेश्चन सही है। तो मैं जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको पहले केवीएस मैदान सॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद आपको किसी एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत ही गलती करते हैं कि वो ना बहुत एडवांस पढ़ते रहते हैं, और एक आध हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं 5-6 जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, जो मुझे लगता है टीचर खुद भी सॉल्व नहीं कर पाएगा जिसने वो डाला है, वो उसको लेके पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं। अगर हम केवीएस मैदान की 300 क्वेश्चन लगा लें तो मुझे लगता है वी विल स्कोर 34 एटलीस्ट। अगर हम सिर्फ केवीएस मैदान या कोई भी जो भी बड़ी सारी किताबें हैं, मैंने केवीएस मैदान फॉलो की थी, तो अगर हम सिर्फ उन्हीं किताबों में से उनके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें और पीवाईक्यूज कर लें, उसके बाद हम अपना रैंक बढ़ाने के लिए हम दूसरी एडवांस चीज में बाद में जाएं, पहले तो बेसिक जाने, पहले बेसिक समझें। बेसिक बिल्कुल एग्जैक्टली शुरू में ही मॉक एग्जैक्टली लगाने ना बैठे, पहले बेसिक क्वेश्चंस जो हैं और उससे प्रति जो जो मटेरियल है यस उसको यस। देख लें। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे लगता है कि पेपर में 60% क्वेश्चन बहुत बेसिक्स हैं। अगर आप कोई भी पेपर एनालाइज करेंगे रिसर्च के, या वो सिर्फ टाइप ऑफ रिसर्च ही पूछ रहे हैं आपसे, वो एक जवाब दे रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइए ये कौन सी रिसर्च है। अब आप इसमें स्टैटिस्टिक पढ़ना शुरू कर दें कि ची स्क्वायर वैल्यू क्या है और ये क्या है, वो अब पहले हमें बेसिक से अगर हम चालू कर लें, टीचिंग के बेसिक जान ले कि हेल्पिंग बिहेवियर कौन से हैं, की बिहेवियर कौन से, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आ जाता है। जो वो 5-5 वो जो हेडिंग्स दे रखी है, अगर उनको ही लर्न कर ले, मुझे लगता है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, लाइक जो भी चीज बिल्कुल आसान है आप उसको पहले पक्का कर लीजिए, उसके बाद आप नंबर बढ़ाने के लिए डिफिकल्ट चीजों पे जाइए। अगर बहुत पेपर 2 बहुत में की आपको बात की पॉइंट आपने यहाँ पे नोट किया कि देखिए, मतलब बिल्कुल इजी टू आप हार्ड जाइए तो वो बेहतर पढ़ने का तरीका है। अदरवाइज पहले हार्ड पढ़ लेंगे तो फिर वो कहीं हमारा जो माइंड है ना पूरा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और वहां से आप जो कहना अटैचमेंट वो डिटैच हो सकता है, आप यूं कहें, है ना। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। हाँ, जो मैंने इंक्लूड करना चाहती हूँ कि हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में है। ये जो आपने कहा ना कि इजी टू टफ, ये टीचिंग मैक्सिम में है। तो यस यस मेरे हिसाब से मैंने ना वही किया जो पेपर 1 में पढ़ती थी, ऐसा ऐसा प्रिंसिपल्स मैंने उसको खुद के ऊपर अप्लाई किया। कम्युनिकेशन में भी मैंने अप्लाई वेरी किया, गुड। एंड मैंने भी केवीएस मैदान सॉल्व किया। एंड आई मस्ट एडमिट कि पीपल शुड सॉल्व केवीएस मैदान, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मैं ये एक और सवाल है कि जो आप लोग ये पेपर 1 पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं, पेपर 2 स्पेसिफिकली आज से मतलब लगभग 6 महीना 7 महीना पहले से बहुत ऑथेंटिक, बहुत अरेंज्ड मटेरियल शायद अवेलेबल नहीं था। शायद मैं कह रहा हूँ, शायद पहले हो भी, क्योंकि पहले भी लोग जेआरएफ करते थे क्लियर, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि आपने जो जर्नी स्टार्ट करी वो पेपर 2 स्पेसिफिक होकर आप बताइएगा कि हाँ वो किस तरीके से एक्सप्लोर किया, और फिर उसमें उन समस्याओं जो आपके सामने चैलेंजेस आए उसको कैसे बीट किया। सर आप सही कह रहे हैं कि लाइक बहुत हेल्प हुई अनअकैडमी से, आपकी क्लासेस भी एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो लाइक हम बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं फिर उस बात पे आऊंगा कि जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है आप अगर वो अपनाएं तो ज्यादा बेटर है। और मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी करने से पहले हर किसी को वो जो एनटीए यूजीसी नेट वो 10 पेजों का सिलेबस देता है उसको अपनी दीवार पे चिपकाना चाहिए इंसान को, और बार बार उसको देखते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है 2 हफ्ते पहले उसको रटना चाहिए कि उसमें लिखा क्या है,
और उसकी अगर वही उसमें से मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो 10 पेजर का जो सिलेबस होता है जिसके अंदर वो है, उसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, ये वो उसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी उसी 10 पेजेस की उसमें। अब आप उनकी So, बारीकियों को समझने लगे ना। बिल्कुल सही बात है। यस पहले यस क्या होता था, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था 2018-19 की बात कर रहा हूँ, पहले लगता था कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन बात ये है ना, और कई लोगों से मैंने बात भी किया तो ऐसा लगता था, वो कहते थे पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। लेकिन जब आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो बाहर से आता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईबी आप बताइए इस। यस सर, आप वो तो मैंने भी कहूंगी कि मैंने तो कहा ही, मैंने जीरो से स्टार्ट किया। एंड ओब्वियसली मुझे मुझे ये जो जॉन फिस्के, स्टुअर्ट हॉल, इतने सारे थ्योरीज, इतने सारे मॉडल्स पता नहीं था। वो सब आपने छोटे छोटे करके नोट भेजती थी और इतने अच्छा समझाया, वो दिमाग में बैठ गई थी। एंड ओब्वियसली जो तुषार ने कहा, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सिलेबस को समझना चाहिए। आई मस्ट कोट फ्रॉम सुष्टि जैन देशमुख मैम, AIR 5 UPSC रैंक था उनका। उन्होंने कहा आपका सिलेबस एंड PYQs इज योर अल्टीमेट गाइड। कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम उठा लो, सिलेबस को छोड़कर एंड PYQ को छोड़कर नहीं होगा, नहीं होगा। तो सिलेबस को समझो, सिलेबस में क्या है उसको एक्सप्लोर करो एंड सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाओ। एंड हाँ, ऐसी तरह मैंने भी किया। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जो जो हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल में, नोट्स में, स्टडी मटेरियल जो होंगे, थियरी है और अनेक अनेक चीजें हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मास मीडिया के सब्जेक्ट से आप कहीं देख पाते हैं क्या रियल वर्ल्ड में, तुषार जी? यस सर, मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ, लाइक पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि आप इस चीज को, जो भी एस्पिरेंट है वो इस चीज को मजे लेके पढ़े, इसको अप्लाई करे। मतलब मैं आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अपनी फील्ड में जाके अप्लाई कर सकते हैं इसको। लाइक अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आप स्टार्ट विद द वो हमें चीजें पढ़ाते हैं कि पैराशूट जर्नलिज्म क्या होता है, येलो जर्नलिज्म क्या होता है, या जैज जर्नलिज्म क्या होता है। स्टार्ट कनेक्टिंग दोस द डॉट्स विद इन द फील्ड। लाइक अगर पैराशूट जर्नलिज्म क्या है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी कि वो कुछ ऐसे तरह का जर्नलिज्म है जिसमें जर्नलिस्ट को कुछ आइडिया नहीं है, उसको फेंक दिया गया ऐसी सिचुएशन में, तो फाइंड दोस की मोमेंट्स, वहां से कनेक्ट कीजिए और जो हिस्ट्री है उसको कनेक्ट कीजिए। आप अगर एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं तो बिल बोर्ड्स को देखिए, या जो पॉपअप्स होते हैं, मतलब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स होती है, उसको देखिए। और अगर हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं कलर थ्योरी और वो उनमें से होता है, तो वो सब चीजें करके ज्यादा आएंगी मुझे ऐसा लगता है। अगर वो जो एडिटिंग वाला पार्ट है, तो थोड़ी सी ना फोटोशॉप और इन सब की नॉलेज अगर आपको होगी तो बहुत अच्छा होगा। और आप फ्रीलांसिंग और मतलब जॉब्स में भी आपको काफी चीजें हेल्प कर सकती है, जो ये चीजें मैं प्योरली कहना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिकली मतलब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और उसको एग्जैक्टली करेक्ट वो भी कर सारी सकते प्रैक्टिकल चीज है एक्चुअली वो। हैं। यानी मास मीडिया का जो जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है और प्योरली प्रैक्टिकल आप उसमें काफी हद तक, हालांकि ऐसा भी है कुछ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको बहुत इजी होता है, क्योंकि वो वाला प्रोडक्शन वाला काम होता है, वो होता है वो उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है, वो उन्होंने कहीं सीखा हुआ है। कोई एड एजेंसी में ऑलरेडी काम कर रहा है या कोई इंटर्नशिप भी कर रहा है PR एजेंसी में, तो उसको ज्यादा चीजें पता होगी जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे पढ़ना। क्योंकि मुझे एड और PR का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, सही बताऊं तो, लाइक क्योंकि मैंने कभी दूर दूर तक उसको छुआ भी नहीं था। तो बट जब मैं उन लोगों से बात करता था, कुछ दोस्त जो मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी या कर चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस से जानना कि कॉपी क्या होती है, किस तरह से कॉपी को लिखा जाता है, किस तरह से अगर कुछ नाम है जैसे बिल्कुल। ये जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गैदर कर पाए एग्जैक्टली। और गेन कर पाए या फिर उनसे कहीं से पूछ भी ले तो काफी है, बढ़िया, बेहतर हेल्प करता है। अच्छा आईबी आप बताइए कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जो बुक्स में देखती हैं, जो नोट्स में जो थियरी देखती हैं, मैंने वो तो थियरी का कम्युनिकेशन का ही किया, मैंने कम्युनिकेशन को ही किया। कम्युनिकेशन कि कैसे मैं बेहतर कम्युनिकेशन कर पाऊंगी, इंटरप्रिटेशन, सेंटेंस को इंटरप्रिटेशन कैसे करूंगी, इससे मेरी पीआर मैं कहूंगी मेरी किसी से बनती तंती नहीं है उतना, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। बट मैंने स्टार्ट किया कि विन विन सिचुएशन में कैसे आऊंगी कि मेरे सामने वाला बंदा, मैं दोनों ही विन विन पोजीशन में रहूंगी। ऐसा मैंने ना पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा वो प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किया, मेरे घर वालों के ऊपर ही मैंने अप्लाई किया और कुछ दोस्त के ऊपर, एंड वो कामयाब भी हुई। तब मैंने रियलाइज हुआ, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो अप्लाइड भी है, तो फिर क्यों इनको लोग बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, ये बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। एंड उसके बाद मैंने लॉ का मेरे ऊपर सबसे बड़ी असर है लॉ का, यूनिट 5 का, सॉरी 6 का। मैंने एक वीडियो में देखती थी फिनोलॉजी लीगल करके, मैम ने छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं उसका,
एंड वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कैसे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हर एक इंडिविजुअल को इतना पावर देते हैं मुझे पता नहीं था। मैंने ना तो यानी पूरी तरीके से प्रैक्टिकली ये हम देख सकते हैं अपने मतलब पब्लिक स्फीयर में भी किस चीजों को, और जो बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी आप पढ़ने जाएंगे। हाँ बताइए तुषार जी थोड़ा जल्दी से। मैंने मजाक में पढ़ी, मेरी प्रिपरेशन का भी लोड था। हाँ ये जेआरएफ को क्रैक करना है, बट मैंने जब पढ़ा जो वो मैंने मजा से किया। हाँ तुषार जी कुछ कह रहे हैं? मैंने एक चीज स्किप कर दी थी पेपर 1 में बताना, जो मेरे को लगता है एक सीक्रेट है सारे मास कॉम के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर 1 में एक चैप्टर होता है कम्युनिकेशन का, 3rd चैप्टर होता है। तो जितने भी मैंने अपने दोस्तों को देखा वो सारे उसको स्किप करते हैं कि हम ऑलरेडी पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि उसमें इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बट वो पेपर 2 में नहीं है। अगर आप कुछ जैसे प्रॉक्सिमिक्स वगैरह, क्रोनोमिक्स वगैरह कुछ टच होता है उसके अंदर, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और इस तरह की जो बैरियर्स हैं हमें उसको भी एक सेपरेट एंटिटी समझना चाहिए। बिल्कुल सही। वो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि पेपर 2 में हम तो कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं तो वो तो हमें आता ही होगा। ये मैंने सोच के पेपर 1 का अटेम्प्ट जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था मैंने 3 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के गलत कर दिए थे। ठीक है तुषार जी, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है। दोनों पेपर का सिलेबस ना बैलेंस्ड है, एंड ये समझना चाहिए कि किसी का दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों सिलेबस का बैलेंस है इक्वल। हाँ ये ऐसा नहीं करना है कि पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 को स्किप करें, या पेपर 1 बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पेपर 2 को स्किप करें। आईवी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जो न्यू लर्नर्स हैं, है ना, जो या तो जिनका नेट हो गया है अब जेआरएफ करना चाहते हैं, या फिर जिनका मतलब अभी दोनों में से कुछ है नहीं, तो फिर उनको किस तरीके से स्टार्ट करें, या फिर क्या मैसेज देना चाहती है, क्या उनके लिए मोटिवेशन कुछ मैसेज है क्या आपके पास? पहले तो अब डिसाइड कर लो क्या चाहिए, नेट चाहिए या जेआरएफ। मैं तो कहूंगी मेरी टारगेट अभी भी लिखा है दीवाल में है, एम टू AIR। मेरी सर ने सिखाया, तलवीर सर ने, मेरे पापा ने भी कहते थे कि एम को एवरेस्ट के पीक तक स्टिक करो, तभी मेरी जेआरएफ हुआ। एंड जो तुम फिक्स करो ना उसके ऊपर तुम्हारी हर एक मतलब पूरा हार्ट एंड सोल डिवोट कर दो। 100% डेडिकेशन, 100% डिटर्मिनेशन, 100% अटेंशन, सारे कुछ छोड़ दो। मैं आइसोलेटेड थी, टोटली सोशली आइसोलेटेड थी। मेरी यूट्यूब में मैं क्या देखूंगी वो भी मैंने पर्सनलाइज कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फिल्म देखना मैंने नहीं देखा, क्योंकि उससे मेरी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मैंने छोड़ दिया, मेरा पूरा ध्यान था पढ़ाई में। एंड आई मस्ट से एस्पिरेंट शुड ट्रस्ट देयर गाइड। जो एग्जाम तुम क्रैक करना चाहते हो उन्होंने वो एग्जाम कर चुके हैं क्रैक, उनके पास जेआरएफ है, उनको ट्रस्ट करो। जो उन्होंने कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि मॉक लगाओ तो मॉक लगाओ, अगर उन्होंने कह रहे हैं PYQ लगाओ तो PYQ लगाओ, रिविजन करो, ट्रस्ट योर गाइड, दैट इज द बेस्टेस्ट। मुझे याद है आईवी कई बार मेरे को पर्सनली मैसेज करती थी, सर मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कॉल भी। मेरा ये देखिए ऑनलाइन एग्जाम की एक थोड़ी सी कमी ये है कि इसमें पर्सनल टच जो होता है ना वो थोड़ा कम रहता है, तुषार जी, आईवी और भी लोग जो सुन रहे हैं। लेकिन जब फिजिकल जब टीचिंग हुआ करता था तो जब उसमें गुरु या टीचर एक हाथ रख देता था ना ऐसे सर पे कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, वो एक अलग ही उसका लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, एक एम्पैथेटिकली कनेक्ट कर पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब आप लोग करें तो कुछ समस्याएं हैं तो बताएं, हो सकता है कि मैं जानूं, है ना, नहीं अगर समझ जानता हूं तो मैं दूसरे से पूछ के आपको बताऊंगा। तो ये मेरा हमेशा से यही रहा, और कल को आप भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे, तो आप ये अप्लाई जरूर करेंगे, है ना, और ये होना भी चाहिए। तो सर जी आपका क्या कहना है, क्या मैसेज है? सर जो आईवी ने कहा वो बहुत सही बात करी और मैं भी उस पर अमल करता हूँ, तो मैं उसमें ऐड करूंगा। सर मुझे तो ऐसा लगता है लाइक अपनी जिंदगी में फन भी अलग चीज है, वो आप बरकरार रखिए, और अपनी जिंदगी में ह्यूमर होना बहुत जरूरी है ऐसे सर्कमस्टांसेस में। और कोई भी चीज अंत नहीं होती, लाइक जेआरएफ हुआ नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है। लाइक एक बहुत अच्छी कोई कविता थी, पता नहीं मैंने कहीं सुनी होगी, कि जो नहीं हुए, मेरे को ढंग से याद भी नहीं आ रहा, आप अपने जिंदगी में ह्यूमर रखिए। और इसका ना बहुत ज्यादा सीरियस बना रखा है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। सर मुझे लगता है यूजीसी नेट से इजी एग्जाम कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक तो चूज करना है आपको। इससे इजी और क्या होगा? लाइक इसमें कोई ग्रामर का एग्जाम नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो आप निरंतर एफर्ट करते रहिए, अपने गाइड को फॉलो करते रहिए। और मुझे अभी भी लगता है कि अभी 77.3 अगर आए हैं, मुझे लगता है वो 85 हो सकता था बहुत इजीली, पर क्योंकि मेरी मानसिकता ऐसी थी कि नहीं 66 से ज्यादा कैसे आ सकते हैं, 67 70, और वो इजीली 85 आ सकते थे अगर मैं अपने
मिस्टेक्स देखूं जो मुझे आते थे, मैंने वो भी गलत कर दिया। तो जैसे मैं आपका 1 मिनट का समय जो बचा है, मैं चाहता हूँ आप ही क्लोज करें। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और मजे लेके कीजिए। और सर मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को भी कोई भी अगर मेरे से बात करनी है तो मैं टेलीग्राम पे हूँ, जो भी आपको मुझसे नोट्स वगैरह चाहिए मैं आपको दे दूंगा, या मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। मेरे पास सारे नोट्स पड़े हुए हैं, मैंने डिजिटली सारे बनाए हुए हैं एक्सेल शीट पे, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा और आप एंजॉय कीजिए। सर मैंने एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हर एक एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हो, हैंड नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तुम एग्जाम के एक दिन पहले नहीं कवर कर सकते हो, लेकिन हैंड नोट अपने हिसाब से जो तुमको लगेगा इंपॉर्टेंट है वो हैंड नोट बनाओ। ये मैंने दीवार में चिपका रखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर है। मैंने ना एग्जाम देने जाने से पहले 1 घंटा पहले मैंने ये लुक किया कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये आता है। हैंडी बनाओ, हैंडी बनाओ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को इज्जत दो। बिल्कुल, आपने खुद करके दिखाया है और आप, मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों के लिए कुछ राह भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जाते जाते मैं कहूंगा 20 सेकंड में कौन सी वो बातें थी जो बहुत आपको मोटिवेट करती रही हमेशा, वो बताइए तुषार जी। सर पहले आईवी जी बताएंगे वो। ठीक है, आप उन्होंने बताया। सर मेरी एक क्लोज वन है, उन्होंने कहा कि अगर तुम डॉक्टरेट कर लोगे तो आई विल बी प्राउड ऑफ यू। दैट इज द वन सेंटेंस जो मुझे कभी रुकना नहीं दिया। मुझे बस, मैंने उसके पास अकाउंटेबल थी। सर मेरे लिए ये था कि मुझे भरोसा किया, उसको इज्जत देना है, इज्जत देना। मेरे लिए था कि मुझे अपने आप को फिर से प्रूव करना था। मुझे लगता था कि अगर मैं ये कर लूंगा तो लोग ये नहीं सोचेंगे। अगर मैं बड़े जल्दी जल्दी जॉब चेंजेस कर रहा था तो मेरे को लगता था कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, और मुझे लगता है ये लाइक मेरा सेल्फ ही गोल था, वही मुझे मोटिवेट करता था। अब मैं अपने से रिलेटेड चीजें। धन्यवाद आप दोनों का, और आई थिंक ये बहुत लोगों को मदद करेगा। चलिए, और भी कुछ लोग आएंगे, उनका भी शेयर करूंगा मैं स्टोरी। बहुत सारे जेआरएफ इस बार हुआ है, मैं शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू तुषार। थैंक यू आईवी जी।